कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो अंडरकवर पुलिस वाले बस से घने जंगल में किसी खास जगह एक आदमी को पकड़ने जा रहे होते हैं। वहां उतरने के बाद वे दोनों पास के एक ढाबे में खाना खाने जाते हैं। उस ढाबे वाले को पैसे देते वक्त वो पुलिस वाले चुरली नाम के एक गांव का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो ढाबा वाला उन्हें वह जगह बताता है जहाँ से उन्हें सवारी मिल सकती है। वो दोनों पैदल उस जगह तक जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर दोनों देखते हैं कि एक पुरानी गाड़ी खड़ी है पर कोई भी वहाँ नहीं होता। फिर वे कुछ देर तक हॉर्न बजाते हैं। उसके बाद गाड़ी चलाने वाला वहाँ पर आता है। वो उन्हें और सवारी आने तक रुकने के लिए कहता है। यहाँ रुके हुए ये दोनों पुलिस वाले आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उस गाड़ी चलाने वाले और अन्य सवारियों का व्यवहार कितना अच्छा है। अब वो दोनों उस गाड़ी पर सवार होकर चुरली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पुलिस वाला दूसरी सवारियों से बात करता है तो वो लोग बस हंसते रहते हैं, जो बड़ा अजीब सा लगता है। इससे वो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि आप लोग ज्यादा बात नहीं करते क्या, क्योंकि वो रास्ता कच्चा था। थोड़ी देर बाद एक कच्चा लकड़ी का बना हुआ पुल आ जाता है। सब लोग गाड़ी पार कराने के लिए उसमें से उतर जाते हैं। काफी मुश्किल के बाद गाड़ी पुल पार हो जाती है। पुल पार करने के बाद जब वो पुलिस वाले ड्राइवर की गाड़ी में बैठते हैं और उनमें से एक उस ड्राइवर से मजाक करने लगता है तो ड्राइवर उन्हें फटकार लगाकर गाड़ी से उतार देता है। अब ड्राइवर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया होता है। वह गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। पुलिस वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वे सभी एक छोटे ढाबे पर आते हैं। वो ढाबा चलाने वाला उन्हें शराब लाकर देता है। वो पुलिस वाला मजाक में उससे कहता है कि इसके साथ कुछ नाश्ता भी मिल जाता तो अच्छा था। इस पर वो ढाबे वाला आदमी उन्हें भला बुरा कह देता है। ढाबे वाला उस जीप वाले से पूछता है कि वह उन्हें कहाँ से उठा लाया। इस पर उसका जवाब था कि ये ठग्गन भाई की जमीन पर गड्ढे खोदने आए हैं। जिस पर वो ढाबे वाला कहता है कि वो तो है ही नहीं, इनको भी मुझे ही पालना पड़ेगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। वो सभी लोग शराब पीकर उसी ढाबे पर पड़े रहते हैं। अगली सुबह वो दोनों ढाबे की सफाई करते हैं और गोश्त काट कर पका रहे होते हैं। अब उनमें से एक पुलिस वाला उस ढाबे वाले के साथ एक आदमी के घर पर लकड़ियां लेने जाता है। उनमें से एक पुलिस वाले को वहाँ काफी अजीब लग रहा होता है। वो पुलिस वाला टहलते हुए एक घर के पास पहुँचता है जहाँ एक वृद्ध महिला होती है। वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर मिलिट्री से आए लोग रहते हैं। इस पर वह बुढ़िया उसे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाने लगती है। वह अपनी जान बचाकर भागता है। रात में दूसरा पुलिस वाला उसे उसके इस काम के लिए डांटता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा था। इस पर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि यहाँ सभी लोगों के 4-5 नाम हैं। हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं में से कोई हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी दौरान उनकी बातें सुनकर ढाबे वाला आदमी नींद से जग जाता है और उसी दौरान उनको बताता है कि 2 दिन तक ढाबा बंद रहेगा क्योंकि उसकी बेटी की शादी है। अगली सुबह दोनों पुलिस वाले आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ तो कोई चर्च ही नहीं है तो शादी कैसे होगी। यही सवाल दोनों पुलिस वालों में से एक उस ढाबे वाले आदमी से पूछता है तो वह ढाबे वाला आदमी उन्हें कहता है कि अगले 2 दिन तक यही ढाबा हमारा चर्च होगा। शादी में वो दोनों जॉय नाम के आदमी की खोजबीन करते हैं। दोनों पुलिस वाले आपस में मजाक करते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर वो खुद ही आ जाता हमारे पास। शादी के बाद दोनों जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाले को गांव का एक आदमी शिकार के लिए बुला लेता है। दूसरा पुलिस वाला उसे मना करता है लेकिन वह बात नहीं मानता। रात हो जाती है और वो शिकार पे गया पुलिस वाला वापस नहीं आता। ढाबे वाला आदमी दूसरे पुलिस वाले से कहता है अब लगता है वह जिंदा नहीं आएगा। दूसरा पुलिस वाला परेशान होकर अपने छुपाए हुए मोबाइल निकालता है पर उन पर नेटवर्क नहीं होता। रात में इस जंगल से भरे गांव में अजीब सी आवाजें होती हैं और रेडियो अपने आप चलने लगता है। दूसरा पुलिस वाला ये देखकर चौंक जाता है। अगली सुबह वो शिकार पर गए पुलिस वाले को ढूंढने निकलता है। उसे फिर वही अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उसी घर पर पहुंचता है जहां से एक बार वह ढाबे वाले के साथ लकड़ी लेकर गया था। घर के पास आते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि शिकार पर गए दोनों लोग ढाबे पर वापस आ जाते हैं लेकिन उनके पास कोई शिकार नहीं होता। शिकार करने वाला आदमी उस शिकार पर गए पुलिस वाले से झगड़ा करते हुए कहता है कि उसकी वजह से 3 दिन बर्बाद हुए और शिकार भी नहीं मिला। गाँव में रात को जश्न का माहौल होता है। वो लोग एक अजीब सा खेल खेल रहे होते हैं जिसमें 2 प्रतिभागियों
को एक दूसरे को थप्पड़ मारना होता है। इस खेल में वो पुलिस वाला जो शिकार पर नहीं गया था और एक दूसरा गांव का आदमी एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले का व्यवहार तभी से कुछ अजीब हो गया था जब वह शिकार पर गए पुलिस वाले को ढूंढते हुए उस घर पर गया था। अगली सुबह एक आदमी उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांव के दूसरे आदमी को ढूंढते हुए ढाबे पर आता है, क्योंकि वह रात से ही गायब होता है। इसके बाद शिकार पर गया पुलिस वाला उससे पूछता है कि वह रात में कहाँ गया था। वह बिस्तर पर नहीं था। इधर उस दूसरे आदमी की लाश पानी के किनारे दिखती है। रात में दोनों पुलिस वाले गांव के एक आदमी के साथ शिकार पर निकलते हैं। शिकार करने के बाद वो तीसरा आदमी दोनों से कहता है कि वो इस शिकार को ढाबे तक लेते जाएं। जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला घायल हो जाता है। रात में आसपास कोई नहीं होता। सुबह उस पुलिस वाले को लोग चारपाई पर लाद कर एक महिला के पास ले जाते हैं। वह बताती है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, मालिश से ठीक हो जाएगी। इसके लिए उसे पूरी रात लगेगी। मालिश के दौरान वो पुलिस वाला जिसका व्यवहार बदल गया था सोने चला जाता है। महिला रात में कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगती है और वह दूसरा पुलिस वाला ठीक हो जाता है। वो महिला उससे कहती है कि क्या वो पुलिस वाला है। इस पर पुलिस वाला पूछता है कि उसे कैसे पता। ये दोनों पुलिस वाले उस महिला के घर से बाहर निकल आते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस पुरानी गाड़ी पर कुछ सवारियां आ रही होती हैं। उनमें से एक ठग्गन भी होता है जिसके खेतों में काम करने का बहाना बनाकर ये दोनों पुलिस वाले इस गांव में आए होते हैं। इस दौरान गाड़ी में बैठी अन्य सवारियों में बातचीत होती है तो ड्राइवर ठग्गन को बताता है कि दो लोग उसके खेतों में गड्ढा करने आए हैं और ढाबे पर पड़े रहते हैं। इस पर ठग्गन कहता है कि उसके पास तो अब खेत ही नहीं है, उसने अपने सारे खेत बेच दिए हैं। गाड़ी ढाबे पर पहुंचती है। तुरंत ही ढाबे वाला ठग्गन से पूछता है कि आखिर वो दोनों निकम्मे कौन हैं। इस पर ठग्गन कहता है कि कोई भी ऐरा गैरा मेरा नाम लेगा तो तुम क्या उन्हें रख लोगे। अब इनमें झड़प होने लगती है। वो दो पुलिस वाले अभी वहाँ नहीं होते। जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले रास्ते में दिखते हैं वो लोग उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो दोनों आखिर हैं कौन। इस पर उन पुलिस वालों का जवाब होता है कि हम गड्ढा खोदने के लिए आए हैं। ठग्गन उनसे पूछता है कि क्या वे ठग्गन को जानते हैं। इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाते। अब सभी लोग दोनों पुलिस वालों को घेर लेते हैं। ढाबे वाला कहता है कि इनको काट कर कहीं फेंक देते हैं। सब उन्हें मारने के अलग अलग तरीके बताने लगते हैं। इस बीच ढाबे से एक महिला आती है और कहती है कि इन्हें कंपोस्ट पिट में डालकर गहराई में फेंक देते हैं। अब सभी उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। इस पर एक पुलिस वाला डर कर अपनी बंदूक निकालकर फायर कर देता है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं। वो पुलिस वाले उस ठग्गन को पकड़कर उससे पूछते हैं कि यहाँ जॉय कौन है। अब ठग्गन गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वे सभी मामूली गांव वाले हैं। हमने सोचा कि आप दोनों चोर हैं, इसीलिए आप लोगों को डरवा रहे थे। अब पुलिस वाले ठग्गन को पकड़कर जॉय के घर ले चलने को कहते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो बाकी सब लोग भी उनके पीछे चलने लगते हैं। जंगल काफी घना होता है। कुछ देर बाद वो सब एक घर पर पहुंचते हैं। घर पर एक महिला ठग्गन से पूछती है कि ये दोनों कौन हैं। ठग्गन बताता है कि ये लोग जॉय को ढूंढ रहे हैं। तब महिला बताती है कि जॉय उसका भाई है तथा वह बहुत बीमार है। पुलिस वाले जॉय के कमरे में जाते हैं। जॉय वहाँ लेटा पड़ा होता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि वह बीमार है और लगभग साल भर से लेटा हुआ ही है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो चाहे जिंदा लाश हो या मर जाए, लेकिन वे उसे लेकर जाएंगे। इसे सुनते ही वो महिला, ठग्गन और गांव के अन्य लोग हंसने लगते हैं। तभी पुलिस वाला उनकी तरफ अपनी बंदूक तानकर फायर कर देता है। यह गोली ढाबे वाले के कान को घायल करते हुए निकल जाती है। अब सभी लोग अजीब सा चेहरा बना लेते हैं और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। इसके बाद सभी आंखें एक साथ बंद करके खोलते हैं, जो काफी देखने में अजीब लगता है। जॉय ढाबे वाले को अपने पास बुलाकर कहता है कि जब ये दोनों इतनी दूर से आए हैं तो उसे उनके साथ जाने दे। इस पर ढाबे वाला अपनी आंखें बंद करके खोलता है और फिर जॉय भी ऐसा ही करता है। रात में वो दोनों जॉय को साथ लेकर गाड़ी में जाने लगते हैं। जॉय हंसने लगता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है कि वो क्यों हंस रहा है। जॉय कहता है कि उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई, एक साधु की कहानी, और यदि वे कहें तो उन्हें वह सुनाए। गाड़ी चला रहा पुलिस वाला उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखना कहीं हमें नींद ना आ जाए। तो जॉय कहता है कि ठीक है, दूसरी कहानी सुनाता हूँ, मुझे पकड़ने आए हुए पुलिस वालों की कहानी। जॉय उस पुलिस वाले की कहानी ही उसे सुनाता है और कहता है कि एक ही कहानी को बार बार अलग अलग किरदार
किरदारों के साथ देखने में मजा आता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गांव में जो दूसरे लोग थे उनमें से भी कई लोग पुलिस वाले थे जो जॉय को पकड़ने आए थे लेकिन यहीं रह गए। गाड़ी चला रहा पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि लगता है हम रास्ता भटक गए और वो पुल तो अभी तक आया ही नहीं। अब जॉय उनसे कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा है। आगे रास्ते में गाड़ी चला रहे पुलिस वाले ने जॉय से आगे की कहानी पूछी तो जॉय ने बताया कि दोनों पुलिस वाले इसी गांव में बस गए। जॉय उन्हें इस गांव में रहने के फायदे बताने लगा, जिसमें फ्री की शराब, मांस और अपराध करने पर कोई सजा ना मिलना है। जॉय आगे बताता है कि एक दिन मैंने उन पुलिस वालों से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो याद करने लगा। बातों ही बातों में वे तीनों लोग पूरी रात जंगल में घूमते रहे। तभी एक अजीब सी आवाज फिर से गूंजने लगी। दोनों पुलिस वाले अपनी आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं जैसा कि गांव वाले कर रहे थे। उनकी गाड़ी हवा में ऊपर उठने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो जॉय था जो कि लेटा हुआ था अपनी बीमारी के कारण, वह अब लेटा हुआ नहीं होता बल्कि बैठा हुआ होता है। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।